तो अब एक बार फिर से मंगल ग्रह के बारे में बात करने का समय आ गया है। आज हम मंगल ग्रह से आए कुछ अपडेट्स और कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी खोजें जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आमतौर पर मैं मार्स रिलेटेड वीडियोस को मार्स मिशन द्वारा कैप्चर की गई कुछ बेहद शानदार तस्वीरों के साथ शुरू करता हूं। तो आज हमारे पास ये 2 तस्वीरें हैं, जिनमें से ये पहली तस्वीर देखिए। अब इस पिक्चर को देखने के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ऐसी ही घटना हमें पृथ्वी पर लूनार इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के रूप में देखने को मिलती है। और वैसे हमने बहुत बार देखा भी है, जो कि मंगल ग्रह का ही एक अलग वर्जन है। ये है मून फोबोस, जो सूर्य के सामने से गुजर रहा है। ये तस्वीर फरवरी 2024 में परसेवरेंस रोवर द्वारा कैप्चर की गई तस्वीर है। लेकिन दूसरी पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है। ये बेसिकली इंजेन्यूटी का दी एंड है। ये इमेज कुछ समय पहले ही पोस्ट की गई थी, लेकिन फिर बाद में इसे जर्मन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट सैमन शुमॉब ने प्रोसेस्ड किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कुछ लापता ब्लेड्स का भी पता लगाया है। ये ब्लेड इंजेन्यूटी से 15 मीटर दूर रेत में छिपा हुआ था। ये तस्वीर अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर दूर या लगभग 1500 फीट दूर से ली गई थी, इसलिए इसे ढूंढना आसान नहीं था। और यही कारण है कि 72 उड़ानों के बाद ये मिशन इस तरह से समाप्त हुआ। जाहिर तौर पर यह अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली ये अभी भी साइंस का काम कर रहा है। इसे हाल ही में नासा की एक स्ट्रीम द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जिसे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रॉ इमेज सेक्शन में जाते हैं तो आप इंजेन्यूटी की कुछ तस्वीरें देखकर खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। ये अभी भी इमेजेस रिलीज कर रहा है। आप कहेंगे कि ये अभी भी बहुत एक्टिव है। ये सब साइंस है। ये अपने डाउनवर्ड फेसिंग नीचे की ओर प्लेस किए गए कैमरा से बिल्कुल सेम स्पॉट की इमेज कैप्चर करके उन्हें अर्थ पर वापस भेज रहा है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक टाइम लैप्स क्रिएट करके मंगल ग्रह पर हो रही जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को समझना और ये दिखाना कि समय के साथ ये सब कैसे बदलता है। अभी ये मिशन पूरा नहीं हुआ है और ये मिशन अभी कुछ और इमेजेस को कैप्चर करने जा रहा है, लेकिन अंततः इमेजेस देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि धूल और चट्टानों के अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स मंगल ग्रह की हवा और मौसम पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर इस मिशन के बारे में बात करें तो इसने सोच से भी कहीं ज्यादा हासिल किया है। इसलिए इस पॉइंट पर हम वापस आएंगे और देखेंगे कि इस हेलीकॉप्टर जिसमें कैमरा लगाया गया है हमें क्या रिजल्ट दिए हैं। वैसे तो इसे हेलीकॉप्टर बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये एक सिंगल ब्लेड कैमरा है। यहाँ हमारे पास परसेवरेंस का एक और बहुत ही अच्छा वीडियो है, जो हमें बताता है कि मंगल ग्रह पर ड्राइव करना कैसा लगता है। परसेवरेंस अभी कई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडीज कर रहा है। हाल ही में कुछ रीडर्स ने परसेवरेंस द्वारा दी गई इमेजेस का यूज किया और रियलाइज किया कि यहाँ फॉसिलाइज्ड लाइफ यानी जीवाश्म जीव को खोजने के लिए बिल्कुल सही जगह है, अगर वो यहाँ कभी एग्जिस्ट करती थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह जिज़ेरो क्रेटर पर झील के तल और एक पुरानी नदी के बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। स्पेसिफिकली कुछ ऐसे साइन भी हैं जो ये बताते हैं कि ये क्रेटर 4 अरब साल पहले बना था और बाद में एक झील से भर गया था, जिसके रिजल्ट में वहाँ बहुत सारे सेडिमेंट्स यानी तलछट बन गए, जो कि अर्थ पर पाए जाने वाली झीलों और नदियों की तलछटों के सिमिलर थे। तो अगर यहाँ कोई जीवन मौजूद था तो हो सकता है कि वह झील में चला गया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस इमेज को प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए हमें कुछ सैंपल्स प्राप्त करने होंगे या किसी को वहां भेजना पड़ेगा और साइट्स पर जाकर इसे एनालाइज करने की कोशिश करनी होगी। चाहे भले ही हमें इस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड करने का कोई तरीका नहीं है कि ये बायोजेनेटिक है या ए बायोजेनेटिक, या बेसिकली लाइफ द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं या सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए। लेकिन लास्ट में इस प्रक्रिया के रहस्य में से एक को हाल ही में दूसरी स्टडी द्वारा सुलझा लिया गया है। ये मंगल ग्रह के सबसे पुराने रहस्यों में से एक है, जिसने कई दशकों तक मार्स की सतह पर कहीं ना कहीं लाइफ के पॉसिबल होने का संकेत दिया है। कई दशकों से रिसर्चर्स ने मीथेन के संकेतों को भी ऑब्जर्व किया है, जो मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएट करते प्रतीत होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मीथेन गैस या तो नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस से आती है या कभी कभी लाइफ से। तो मार्स ऐसा लगता है कि ये वास्तव में सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि पहले समर में बढ़ती है और फिर सर्दी आते ही
ये गायब हो जाती है। ये एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए सच में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, लेकिन किसी तरह लाइफ का होना अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार किसी ने जल्दबाजी में ये सब देखकर दावा नहीं किया कि यहाँ वास्तव में जीवन है या नहीं। इस बार साइंटिस्ट इस चीज के लिए बेहद केयरफुल हैं और इस बार फिर से इसका परिणाम यही निकलता है कि वास्तव में यहाँ कोई जीवन नहीं है, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं है। अब इस मीथेन का सोर्स बहुत संभावना है कि जियोलॉजिकल है या अंडरग्राउंड कहीं है। अगर ब्रीफ में बात करें तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसने ये मॉडल तैयार किया है कि कैसे बड़ी बड़ी और अलग अलग चट्टानों द्वारा मीथेन को ऑब्जर्व किया जाता है जब जब उसके अंदर कोई लाइफ मौजूद नहीं होती है, जो कि एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंड प्रोसेस है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कुछ सर्टेन टेम्परेचर में रॉक्स ज्यादा मीथेन को अब्जॉर्ब करती हैं, बाकी तापमान में वे कम अब्जॉर्ब करती हैं। और ये सिमुलेशन प्रिडिक्ट करता है कि मंगल ग्रह पर सूर्योदय से पहले स्पेशली नॉर्दर्न समर सीजन के दौरान एक प्रकार की मीथेन पल्स होना चाहिए, जो अभी हाल ही में हुआ। और ये भी पता चला कि मंगल ग्रह से की गई जांच इसकी पुष्टि करती है कि मीथेन का स्तर सिर्फ मौसमी रूप से उतार चढ़ाव करता है। सो मीथेन का स्तर न केवल मौसमी रूप से बदलता है बल्कि डेली टेम्परेचर से भी बदलता है। ये कुछ ऐसा है जो हमने रियल में पहले न कभी देखा था न ही सुना था, लेकिन स्पेसिफिकली वे ये समझाने में कामयाब रहे कि यहाँ क्या हो रहा है। और खास तौर से क्यूरियोसिटी रोवर की ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि ये इमिशन बायोमेट्रिक प्रेशर या बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो सकते हैं, जो दिन के समय के कुछ जगहों में मीथेन पंप करता हुआ प्रतीत होता है और इससे वेरिएशन भी चेंज होती है जो इसे पीरियोडिक बनाता है। इसलिए ये बेसिकली एयर प्रेशर, हवा और कुछ सर्टेन चट्टानों के टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन है। तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ जीवन है। ये एक्सप्लेनेशन अभी बहुत मायने रखती है और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टाइटन जैसी चीजों के बारे में सवालों का जवाब दे सकता है, जहाँ अतीत में इस तरह के पैटर्न डिटेक्ट किए गए हैं। और इसलिए मीथेन सबसे इम्पोर्टेंट बायो सिग्नेचर होने के बावजूद भी हमें इस तरह से चकमा दे सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लाइफ कभी हो ही नहीं सकती। असल में अभी अभी की एक एस्ट्रोबायोलॉजिकल स्टडीज में यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर मंगल ग्रह से मिलती जुलती समान स्थितियां बनाई गई। बेसिकली उन्होंने मंगल ग्रह का एरिया बहुत ठंडा लेकिन कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ में कोई ऑक्सीजन नहीं, थोड़ी बहुत रेडिएशन, और फिर एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 4 अलग अलग बैक्टीरियल स्पीशीज को लिया और उन्हें अंदर डाल दिया, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है। और वे सभी 4 बैक्टीरिया फैक्ट्री ह्यूमन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सब ये चेक करने के लिए किया गया था कि क्या ये घातक बैक्टीरिया और ज्यादा बढ़कर हमारे लिए आगामी मार्शियन मिशंस में खतरे पैदा कर सकते हैं या नहीं, और रिजल्ट्स में पता चला कि कर सकते हैं। वे सभी 4 बैक्टीरिया लंबे समय तक इस प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में कामयाब रहे। हालांकि उनमें से कुछ बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए या शायद एक दिन या उससे अधिक समय तक जिंदा रह पाए। सो उनके मरने के मुख्य कारण में से एक था पानी की कमी। वैज्ञानिकों ने बताया कि स्यूडोमोनास अरुजिनोसा, जो कि एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोगन है जो वास्तव में हर जगह पाया जा सकता है, किसी तरह से न केवल जीवित रहने में कैपेबल रहा बल्कि अपने आप को बढ़ाने और डेवलप करने में भी सक्षम था। तो हम कह सकते हैं कि स्यूडोमोनास अरिगुनोसा पैथोगन इस नकली मार्शियन सिचुएशंस को नया घर बना रहा था। अब स्यूडोमोनास अरुजिनोसा लगभग 3 वीक्स तक जिंदा रहा, जो कि काफी इंप्रेसिव है। लेकिन सिर्फ ये फैक्ट कि उनमें से एक बेसिकली मंगल ग्रह पर रहने में सक्षम है, एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। ये हमें सजेस्ट करता है कि मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ कुछ बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं और उनके शरीर में जाकर उन्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसके रिजल्ट में कई तरह की बीमारियां एस्ट्रोनॉमर्स को हो सकती है। एक बात है, अगर एक पृथ्वी का बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकता है तो एक मंगल ग्रह का बैक्टीरिया पृथ्वी पर क्यों नहीं? डेफिनेटली। और ये बेहद इंपॉर्टेंट एस्ट्रोबायोलॉजिकल डिस्कवरी है। और एस्ट्रोबायोलॉजी के सबसे टॉप पर हमारे पास मार्शियन जियोलॉजी के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। बेसिकली मंगल ग्रह में बहुत लंबे समय तक प्लेट टेक्टोनिक्स का अपना ही एक न्यू वर्जन था, लेकिन पृथ्वी की तरह हॉराइजन प्लेट टेक्टोनिक्स होने के बजाय ये प्लेट्स एक दूसरे के नीचे घूमती हैं, जिससे मंगल ग्रह पर कई अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बनते हैं। ये हर जगह बहुत सारे विशाल ज्वालामुखियों के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ जो 3 से 4 अरब साल पहले पृथ्वी के आरंभ में भी हुआ था। इन्हें एक्चुअल में वर्टिकल टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है।
इसमें प्लैनेट क्रस्ट प्लैनेट की मेंटल में कोलैप्स हो जाती है और पिघलकर और उसके अंदर दोबारा टेक्टोनिक्स का निर्माण करते हैं और फिर सरफेस के चारों ओर विशाल ज्वालामुखियों के माध्यम से सिलिका की हाई कंसंट्रेशन के साथ इजेक्ट हो जाते हैं। हालांकि ये देखने में कुछ अजीब लगता है, ये असल में मंगल ग्रह के सरफेस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। ये सिलिका के बहुत हाई कंसंट्रेशन के बारे में बात करता है और आमतौर पर पूरे मंगल ग्रह पर ज्वालामुखियों के अंदर मौजूद सिलिका के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि मंगल ग्रह के ज्वालामुखी पृथ्वी की तुलना में इतने बड़े क्यों हैं। ये बेसिकली प्लेनेट का अंदर से सारी गर्मी रिलीज करने और अपने जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंटेन करने का एक तरीका है, जिसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली किसी प्रकार का रिसाइकलिंग प्रोसेस यहाँ चल रहा है और किसी प्रकार का मैग्मा एवोल्यूशन हो रहा है, जैसा कि शुरुआती पृथ्वी पर घटित हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी समय के आसपास ही पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ था, तो मंगल ग्रह पर क्यों नहीं? अब क्योंकि ये भी एक्सप्लेन करता है कि इस पीरियड के दौरान पृथ्वी पर क्या हुआ था, इसलिए ये स्टडी करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रोसेस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बिल्कुल ही अलग फील्ड के रिसर्चर्स जो कि एक बिल्कुल अलग स्टडी कर रहे थे ने एक्सीडेंटली एक विशाल ज्वालामुखी को खोज निकाला, एक विशाल वॉल्केनो जो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। रिसर्चर्स इसे नॉक्टिस ज्वालामुखी कह रहे हैं क्योंकि इसके पास में नॉक्टिस लेबिरिंथस है, लेकिन ये वॉल्केनो दबे हुए ग्लेशियर की एक चादर को भी छिपाए हुए है और इसका आकार भी बहुत बड़ा है। ये ज्वालामुखी कम से कम 450 किलोमीटर डायमीटर का है और लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, जो कि बहुत बड़ा है। और इसके बारे में साइंटिस्ट अपने विचार दे रहे हैं कि ये बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहा था। रिसर्चर्स ने यह सुझाव दिया है कि ये ज्वालामुखी आज भी दोबारा एक्टिव हो सकता है। यहाँ रिसर्चर्स ने लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तरह तरह के वॉल्केनिक डिपॉजिट्स को खोजा है, जो कि करोड़ों सालों में हुई एक्सट्रीम एक्टिविटी का परिणाम है। हालांकि ये दूर से ज्वालामुखी जैसा नहीं दिखाई देता। ये बहुत पॉसिबल है कि इसमें किसी प्रकार की पुरानी लावा झील हो, फिर भी इसके आसपास हम बहुत सारी बड़ी वॉल्केनिक एक्टिविटीज को देख सकते हैं। यहाँ पायरोक्लास्टिक फ्लोज, लावा फ्लोज और साथ ही काफी सारे हाइड्रेटेड मिनरल्स के संकेत मिले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण संकेत, ये असामान्य रूप से टूटा हुआ इलाका जो वास्तव में विस्फोटक स्टीम वेटिंग के माध्यम से प्रोड्यूस हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण बात सजेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इस गर्म ज्वालामुखी मटेरियल का बहुत सारे पानी या बर्फ युक्त सतह के साथ संपर्क हुआ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ भारी मात्रा में पानी और एक विशाल ग्लेशियर था, लेकिन क्योंकि ये एक प्राचीन एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए समय के साथ इसके आकार में कुछ बदलाव हुआ है। इसलिए ये देखने में बाकी वॉल्केनो जैसा नहीं लगता। लेकिन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री स्पेसिफिकली जो मिनरल्स यहाँ मिले हैं, उदाहरण के लिए सल्फेट डिपॉजिट्स ज्यादातर ज़ेरोसाइट से बने हैं, एक प्रकार का हाइड्रस सल्फेट जो कि बहुत सारे पानी या बर्फ के साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल के साथ इंटरेक्शन के बिना मौजूद नहीं हो सकता। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए एक ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये मार्स पर लाइफ का सोर्स हो सकता है। इसलिए ये लोकेशन अब रिसर्चर्स के लिए बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ों की खोज और वाटर डिपॉजिट की खोज और शायद बैक्टीरियल लाइफ की खोज के लिए भी एक प्राइम लोकेशन बन चुकी है। अब हम इस एपिसोड की आखिरी डिस्कवरी पर बात करने जा रहे हैं। एक स्टडी है जो पूरी तरह से क्रेटर पर बेस्ड है। यह हम एस्ट्रॉयड क्रेटर पर बात कर रहे हैं। क्रेटर सेले डे कोरिंटो, इसका निर्माण लगभग 2.3 मिलियन सालों पहले हुआ था और यह संभवतः एक निश्चित एंगल पर हुए टकराव का परिणाम है। और इसने वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में सहायता की कि बाकी बचे हुए लेफ्टओवर्स और एक्सप्लोसिव मलबा कहाँ गिरा। और यहाँ वे केवल एक सिंपल क्वेश्चन का उत्तर देना चाहते थे कि मेन एक्सप्लोजन से निकलने वाले इजेक्टर के परिणाम स्वरूप कितने अतिरिक्त क्रेटर्स बने होंगे। और परिणाम शायद थोड़े आश्चर्यजनक थे। वैज्ञानिकों ने 2 अरब से ज्यादा सेकेंडरी इम्पैक्ट क्रेटर्स की खोज की जो आकार में 10 मीटर से बड़े थे। मंगल ग्रह पर कई क्रेटर्स संभवतः सेकेंडरी इजेक्टर हैं और मेन इम्पैक्टर के कारण नहीं बने हैं, और उनमें से कुछ तो 1800 किलोमीटर दूर तक गिरे हैं, जिससे बेसिकली ये वास्तव में एक पावरफुल इवेंट्स थे। लेकिन ये एक ऐसे इवेंट्स भी हैं जो मंगल ग्रह की सतह को ट्रांसफॉर्म करने और इसे वैसा दिखने में सक्षम बनाते हैं जैसा कि आज ये दिखाई देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पानी के साथ किसी तरह की इंटरेक्शन के संकेत मिले हैं।
ये एस्ट्रॉयड जब मंगल ग्रह पर टकराया तो ऐसा लगता है कि ये वाटर आइस से भरे लोकेशन पर लैंड हुआ है, क्योंकि गैस बनने के और बेहद गर्म बर्फ के साथ इंटरेक्शन के बहुत सारे संकेत मिले हैं। इसलिए एक बार फिर ये कंफर्म हो रहा है कि हर जगह बहुत सारी पानी की बर्फ जमा है और उनमें से बहुत से जमाव बेसिकली अंडरग्राउंड आइस के रूप में छिपे हुए हैं। ये भविष्य में किसी भी संभावित क्रूड मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।